निस्पंदन सिद्धांत, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता। संघ लेख आयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिसकी गहराई को विद्यार्थी समझने में असमर्थ रहे क्योंकि उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। और जिस तरह से आप स्वयं जाके देखिए, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न देखिए, कितनी गहराई के वो प्रश्न हैं। एक सामान्य ज्ञान का अगर आप स्तर रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों का करना आपके लिए बड़ा कठिन होगा। इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों की सहायता के लिए अपना यूट्यूब चैनल द इकोनॉमी का आईएएस प्रारंभ किया है, जिस पे आपकी कुछ हद तक मदद होगी। आप इस चैनल पे जाइए और इस तरह की समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास तक लगातार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम और अन्य एग्जाम में जो आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन कर सकें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9999237051। और आगे अन्य प्रॉब्लम है तो आप हमारा क्लासरूम प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो रेगुलर क्लासेस हैं इंग्लिश मीडियम के अलग और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग, जिसमें हम इन डेप्थ इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशंस लगभग 120 घंटा कवर करते हैं, ताकि आप लोगों के हर प्रकार के क्वेश्चंस, जहां हम लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस भी हम कराते हैं, आप कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस किस तरह से ढंग से टैकल कर सकते हैं, नहीं आने पे भी क्वेश्चंस का एक बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका समाधान हम खोजने का प्रयास लगातार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आपका स्वागत है। आप आइए, हम लोगों से इंटीमेट होइए और चीज़ों को समझिए। और जब भी आपका एक ज्ञान का स्तर आएगा, लेवल ऑफ नॉलेज होगा अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, तभी सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिलेक्शन होना बड़ा दूभर काम है। आप देखते भी होंगे बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे 10-10 सालों तक लगे रहते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका कारण है लैक ऑफ नॉलेज, और कोई फैक्टर नहीं है। ज्ञान अर्जित कीजिए, सिलेक्शन तो अपने आप स्वतः होगा। उसका आपको खुद से गारंटी मिलेगी जब आप उसे बेहतर ढंग से ज्ञान को अर्जित करोगे। हर सब्जेक्ट के साथ यही विषय है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गारंटी नहीं देता कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप उसे कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये आपकी योग्यता पे निर्भर करेगा कि सब्जेक्ट को कैसे समझते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है निस्पंदन सिद्धांत, और उसके साथ हमने जोड़ा है गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता। हमारा जो टॉपिक है बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। इन बिंदुओं पे असमानता विचार करने से पहले हम इस निस्पंदन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी जो इंग्लिश में बोला जाता है, इसके पीछे काम करने वाली ताकत क्या थी और किसके आधार पर हमारे प्रारंभिक प्लानर 1947 के बाद ये सोचने लगे कि यदि हम अधिक निवेश अपर लेवल पे करें, इस बढ़ते हुए निवेश के कारण जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है उसकी वृद्धि दर बढ़ेगी, और ये वृद्धि दर स्वतः रिस्कर माने ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू गरीबों तक पहुंचेगी। गरीबों को रोजगार मिलेगा, उनकी बेरोजगारी खत्म होगी, और जैसे जैसे आर्थिक रूप से वो सबल होंगे तो धनिक वर्ग से उनके बीच की असमानताएं स्वतः कम हो जाएंगी। ऐसा विचार करके भारत सरकार ने लंबे समय तक, यानी 1947 से लेकर अगर आप देखोगे तो लगभग ये प्रक्रिया 2007 तक चलती रही। लेकिन इस बीच में अनेक बार, चाहे वो चौथी पंचवर्षीय योजना हो, पांचवी पंचवर्षीय योजना हो, सातवीं पंचवर्षीय हो, नौवीं पंचवर्षीय योजना हो, सरकार ने लगातार ये रियलाइज किया, ये अनुभव किया कि जो हमारा निस्पंदन का सिद्धांत है, हमारा विचार है कि केवल तीव्र समृद्धि से ही सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, वैसा हुआ नहीं। और आप देखेंगे कि हाल ही के वर्षों में तो हमारी जो समृद्धि दर है वो रोजगार विहीन हो गई, जिस पर लगातार यूपीएससी में प्रश्न भी आए कि ये रोजगार विहीन समृद्धि दर क्या है, जॉबलेस ग्रोथ आखिर है क्या, किस वजह से ऐसा हो रहा है। इन सारे बिंदुओं को समझने के लिए आपको एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट
और टेक्निकल विषय जिसे मैं बोलता हूं, समझना पड़ेगा कि आखिर ये गुणक क्या है, मल्टीप्लायर या गुणक क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है, इसका किस प्रकार का कार्यकरण है, और ये अगर फंक्शन करेगा तो किस तरह से गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताएं किसी देश में स्वतः समाप्त होंगी। हमारा टारगेट तो भारत है, तो भारत के बारे में हम बात करेंगे। पहले आप समझिए कि किसी भी देश का उपभोग, यानी आप जो खर्चा करते हैं खाने पे, रहने पे, अन्य, वो आपकी आय पर निर्भर करता है। टेक्निकली भाषा में हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, उपभोग आय का फलन है। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ऐसा हम बोल के चलते हैं। यानी ये जो उपभोग है ये आय पे निर्भर करता है, और यदि आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में भी परिवर्तन होगा। इसे तकनीकी भाषा में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगर भारत के संदर्भ में आप अध्ययन करो, इंपेरिकल स्टडी कलेक्ट करो, तो यदि भारतीयों की 1 रुपए की इनकम बढ़ती है तो सामान्यतः उनका उपभोग 60 पैसे का बढ़ जाता है। यानी भारतीयों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर देखोगे तो 0.6 है, जिसे हम स्मॉल सी से भी या एमपीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भारतीयों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। अब आपको इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अगर हम राष्ट्रीय आय की सैद्धांतिक स्तर पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय आय का जो योग होता है वो किसका, उपभोग और निवेश का योग होगा। एक वित्तीय वर्ष में कुल उपभोग कुल निवेश का योग हम कर लें, वो बराबर होगा किसी देश की राष्ट्रीय आय। भारत के संदर्भ में भी ये बात सही बैठती है। अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप उपभोग में भी परिवर्तन होगा, निवेश में भी परिवर्तन होगा। और अभी आपने जाना कि जो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है दैट इज सी, अगर हम इसे देखें और सोल्व करें तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा जी, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू एमपीसी। अगर हम एमपीसी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा सी इंटू डेल्टा वाई। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इस इक्वेशन में डेल्टा सी की वैल्यू रखें तो सी इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई हम कर सकते हैं। डेल्टा वाई होगा डेल्टा वाई माइनस सी इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल इंटू डेल्टा आई। आप इसे इक्वेशंस को और सोल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसका वैल्यू क्या आएगी। देखिए जरा ध्यान से देखिए, सी इंटू डेल्टा वाई और डेल्टा वाई माइनस सी इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू delta I is equal to delta I. Now you can is equal to delta I और you can कॉमन लेंगे इसमें से तो 1 माइनस सी इज इक्वल टू डेल्टा आई, और सोल्व करोगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी हो जाएगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा इक्वेशन। वास्तव में यही गुणक है जिसकी मैं अब चर्चा करूंगा। आखिर ये गुणक आपने देखा, डेल्टा जो गुणक हमारा निकल कर आया वो क्या है जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू के गुणक है। अगर भारत के संदर्भ में इस गुणक का मूल्य आप निकालें, जरा ध्यान से देखिए किस तरह से निकलेगा। अगर मैं इसमें केवल वैल्यू पुट कर दूं तो हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है। अभी मैंने आपसे बात करी कि भारत के अंदर जो एमपीसी है वो 0.6 है और हमारा गुणक है के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अगर हम एमपीसी का वैल्यू इसमें पुट करें तो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 2.5। यानी देश में गुणक का मूल्य 2.5 के बराबर है। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि देश में डेल्टा आई 100 करोड़ का निवेश भारत सरकार करती है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू के, और के का मूल्य है 2.5। आपने 100 करोड़ का निवेश किया तो 100 इंटू 2.5 बराबर कितना होगा, बराबर होगा आपका क्या वैल्यू आएगी, 2.5 बराबर होगा 250 CR। हमारी राष्ट्रीय आय कितनी बराबर होगी, 250 CR के बराबर होगी राष्ट्रीय आय। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ ये मुद्दा समझने वाला है। अब आप इसे भी समझिए। जैसे ही भारत सरकार निवेश को बढ़ाती, आप 1947 से चर्चा करिए, ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता प्रारंभिक स्तर पर गुणक के कारण, लेकिन जैसे ही आय बढ़ती लोगों का उपभोग भी उतना ही बढ़ जाता। परिणाम क्या होता, अतिरिक्त बचत हमारी जीरो होती,
अतिरिक्त निवेश हमारा जीरो होता, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, अतिरिक्त परिणाम क्या होता, हमारा गुणक का मूल्य भी जीरो होता। यानी प्रारंभिक स्तर पर किए गए निवेश के द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक इस प्रकार का कोई प्रभाव ही नहीं आया। और जब इस तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी तो जो अतिरिक्त रोजगार का निर्माण होना था, अतिरिक्त लोगों की आय का सर्जन होना था, अतिरिक्त लोगों की आय सर्जन के कार्य गरीबी का निवारण होना था, उनकी आर्थिक असमानता कम होनी थी, वो हो ही नहीं पाई। परिणाम क्या हुआ, देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं लगातार बनी रही। अब इन्हीं टेक्निकल विषय को आप शब्दों में किस प्रकार कहोगे, ये आपको लिखना है। तकनीकी भाषा में आप समझ गए कि आखिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी है क्या और किस तरह से ये वर्क करती है, और ये वर्क क्यों नहीं करी, क्योंकि गुणक ने हमारे यहाँ काम नहीं किया। जैसे ही सरकार निवेश करती, लोगों की आय में वृद्धि होती, उपभोग बढ़ने से बचत शून्य हो जाती, द्वितीयक स्तर पर निवेश शून्य, द्वितीयक स्तर पर आय का सर्जन शून्य, और परिणाम क्या रहा, देश विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाया। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताएं लगातार बनी रही। इसी बिंदु को समझने के लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए ट्रिकल डाउन, इसमें लिखा है साफ कि एक निस्पंदन सिद्धांत अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और यह सिद्धांत बताता है कि विकास के जो ऊपर के लाभ हैं अपने आप रिस्क कर गरीबों तक पहुंचेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक चेन रिएक्शन होगा, एक के बाद एक, जो मैंने गुणक सिद्धांत में बताया। और परिणाम क्या होगा, जिससे हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताएं खत्म होंगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, और परिणाम क्या हुआ, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी की समस्याएं एज इट इज बनी रही। आप देखते होंगे कि जो नीचे की तरफ था, हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन क्यों नहीं हुआ, हमने निवेश तो किया, हमने ये भी अनुमान कर लिया कि इस निवेश से रोजगार जनन होगा, लेकिन जैसे ही सरकार निवेश करती थी क्या होता था, पहला आय बढ़ी, इसने पहले रोजगार को जन्म दे दिया, लेकिन इस रोजगार के बाद दूसरे स्तर पर कोई रोजगार नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे स्तर पर कोई फर्दर निवेश नहीं हुआ। तो हम जब गुणक बात करते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की, वो सिंपल होता है प्रारंभिक रोजगार के कारण द्वितीयक रोजगार के स्तर में परिवर्तन होना। इस तरह का गुणक हमारे रोजगार गुणक ने काम ही नहीं किया, और परिणाम क्या हुआ कि बेरोजगारी का स्तर देश में लगातार बढ़ता चला। एक और प्रॉब्लम रही, प्रारंभिक चरण में देश की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि आप हिंदू ग्रोथ रेट से पढ़ोगे, समझोगे, हमारे लेक्चर में भी पढ़ाया द इकोनॉमिक आईएएस, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या देखेंगे कि हिंदू ग्रोथ रेट के दौरान 1951 से 81 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में मात्र 1.3% की वृद्धि हुई, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक थी। यहां से यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस भी आए हैं सिविल सर्विस में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर एक निम्न संतुलन पास में है। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि निम्न संतुलन पास क्या है, उसका भी हम कभी विश्लेषण करेंगे। हमारी वीडियो को देखते रहिए तो समझ में आएगा। यानी जब हमारा रोजगार गुणक काम नहीं करा तो क्या हुआ, देश के अंदर ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये बहुत हद तक हल नहीं हो पाई, और बेरोजगारी की समस्या देश में बनी रही। जैसा कि मैंने चर्चा करा, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो गरीबी कैसे समाप्त होगी। गरीबी निवारण का एक ही आधार है कि लोगों के पास रोजगार हो, लोगों का कार्य कैसा हो, बड़ा उत्पादक हो, प्रोडक्टिव हो, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त हो, परिणाम तो उनकी गरीबी निपटे। और आप देखते होंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक असमानताएं बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ, हमारा गुणक सिद्धांत गरीबी के कारण काम नहीं कर सका। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति बढ़ने, जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन के साधन, कृषि भूमि की उपलब्धता लगातार घटती चली गई। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, आर्थिक संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, गरीबी को बहुत तेजी से, बेरोजगारी को तेजी से बढ़ाया। और यही गरीबी, बेरोजगारी शहरी गरीबी और बेरोजगारी का कारण बनी, जैसा कि आप लकड़ावाला कमेटी में भी पढ़ोगे आगे चल के जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा करी, अगर लोगों के पास संसाधन नहीं होंगे तो उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, उनमें उस प्रकार की विधाओं का सर्जन कैसे होगा जो घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मांग करती है।
और भारत सरकार का पूरा ध्यान केवल आर्थिक समृद्धि पे था। मानव नियोजन विकास की नीति भारत सरकार ने नहीं अपनाई, परिणाम क्या हुआ? मानव नियोजन विकास की नीति का तात्पर्य है देश में जितनी जनसंख्या बढ़े उतने ही रोजगार के अवसरों का सर्जन हो, उनकी योग्यता के अनुसार। और यदि उनमें योग्यता नहीं है, उन लोगों में वैसी ही योग्यताओं का सर्जन किया जाए जैसा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और घरेलू अर्थव्यवस्था की मांग है। ऐसा भारत में नहीं हुआ। हाल ही के वर्षों में आप देख रहे होंगे भारत सरकार लगातार इस क्षेत्र में कार्यरत है और स्किलिंग डेवलपमेंट यानी बहुत सारे जैसे नई रोशनी प्रोग्राम है, उद्यमता विकास के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आज 4th चरण में है, जिसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका 3D प्रिंटिंग, जिसमें आपका रोबोटिक्स, ऐसी चीजों पे ध्यान दे रही है। क्यों? सरकार को यह समझ में आ गया आज की तारीख में कि निस्पंदन सिद्धांत पर बहुत दिनों तक हाथ पे हाथ रख के बैठा रहना। और आप जानते हैं 2007 के अंदर जो 11वीं योजना हमने प्रारंभ करी उसमें समावेशी विकास, और समावेशी विकास से चलते चलते वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और आज वो समावेशी कल्याण के बारे में सोच रही है। और समावेशी कल्याण के लिए भारत सरकार ने अपने आप को पूरी तरह से किससे अलग किया? अपनी आपको पूरी तरह से निस्पंदन सिद्धांत के विचार से अलग करके एक बृहद कंसेप्ट अपनाया ताकि सरकार आगे बढ़ के इस प्रकार की देश की समस्याओं का निवारण कर सके। और जो कास्ट सोशल डिस्पैरिटीज हैं उन पर भी ये तो आधुनिकीकरण ने भी आघात किया, पाश्चात्यकरण ने भी आघात किया। लेकिन वर्तमान सरकार की आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति और तेजी से इस पे कुठाराघात कर रही है ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। और जैसा कि मैंने कहा, सरकार के स्किलिंग डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास कार्यक्रम, उद्यमता विकास कार्यक्रम, जैसे मैंने एक नाम भी दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4th चरण में किस प्रकार की नई विधाओं के साथ आगे बढ़ रही है। इस तरह से जो निस्पंदन सिद्धांत की असफलताएं थी उन्हें आज हमने अपनी नई रणनीति के माध्यम से सफलता में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार का जो विषय विश्लेषण हमने आज किया, जो आपके 1947 से लेकर 2024 तक आपको ले आता है, किस प्रकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ, इसका और गहराई से अध्ययन करने के लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे इस मुद्दे पे आगे।